नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग गांधी सीरीज़ का जो हमारा है वो उसका पार्ट नंबर 9 भाग 9 है ये। आज इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें गांधी जी की साउथ अफ्रीका में एक जर्नी को दिखाया गया। उस जर्नी में किस तरह से उनको भारतीयों के ख़िलाफ़ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने देखा, खुद महसूस किया, उसमें सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया। बट अब टाइम आ चुका है कि अब उनको लगभग 3 साल हो चुके हैं साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो लगभग 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। तो अब 3 साल के बाद उन्हें वापस लौटना था, तो 1896 में, ठीक है ना। हालांकि 1915 में भारत में जब 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आए थे, तब उस दिवस को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बट 1896 में भी गांधी जी वापस लौटे थे इंडिया में, ठीक है ना। तो अब उस जर्नी को देखेंगे कि एक व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका गया था 1893 से पहले, वो कैसा था, और जब वहाँ से जो इंसान लौट के आया है उसमें क्या चेंजेज आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1896 में वो साउथ अफ्रीका से जब वो थे साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने वहाँ पर जो भी भेदभाव था उसको देखा। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार पैदा हुआ कि मेरे को एक बार इंडिया में जाकर जो हमारे यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भारतवंशियों के साथ, भारतीय मूल के लोगों के साथ, उसके बारे में मेरे को इंडिया में थोड़ी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और इस अवेयरनेस फैलाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए कि जो भी इंडिया में बड़े बड़े समाचार पत्र वगैरह हैं या जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे मिलना चाहिए। जितनी ज़्यादा हो सके मेरे को सभाएं करनी चाहिए, भाषण वगैरह करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में जागरूकता पैदा हो और वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए। क्योंकि गवर्नमेंट तो दोनों जगह एक ही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इंडिया में रूल कर रही थी और वही गवर्नमेंट आपकी साउथ अफ्रीका में भी रूल कर रही थी। तो गांधी जी का प्रयास ये था कि मतलब गवर्नमेंट के प्रति उनके अंदर ये बता दिया जाए कि भाई हाँ, यहाँ के लोग भी जागरूक है अपने उन भाई बहनों के प्रति जो साउथ अफ्रीका में भेदभाव का सामना कर रहे हैं। गांधी जी का ये प्रयास था। तो इसी प्रयास के संदर्भ में वो 1896 में भारत लौटे और उन्होंने वो कलकत्ता में उतरे और कलकत्ता से उन्होंने फिर प्रयाग होते हुए, इलाहाबाद से होते हुए मुंबई की यात्रा की। मुंबई से फिर वो राजकोट गए। अब राजकोट में आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो भी मैंने साउथ अफ्रीका में देखा है या जो भी मैंने फील किया है, तो मैं इसको लेकर एक पुस्तक लिखता हूँ। उसमें अपने ऊपर जितने भी वर्णन हुए हैं, मेरे साथ जो भी घटनाएं घटित हुई है, उसके बारे में मैं लोगों को बताऊँगा। चूँकि उस पुस्तक का जो कवर था वो ग्रीन कलर का था, इसलिए उसका नाम ग्रीन बुक ही पड़ गया। लोगों के बीच में उस बुक का नाम फेमस हो गया, ग्रीन बुक बाई गांधी जी। तो वो बुक अच्छी खासी बिकी। अब चूँकि गांधी जी थोड़े बहुत तो फेमस हो ही चुके थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो न्यूज़पेपर होते थे उनमें उनका नाम आने लगा था। तो वो जब इंडिया लौटे तो थोड़े बहुत व्यक्ति उनको जानने लगे थे। कुछ ये भी जानते थे कि भाई बैरिस्टर आदमी है ना। तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी उस करके थी, और थोड़ी सी पॉपुलैरिटी यूँ हो गई कि साउथ अफ्रीका में थोड़ा अखबार वगैरह में उनका नाम छप गया था। तो इसलिए उनकी बुक वगैरह वो थोड़ी बिकी अच्छी खासी। अब उस बुक में उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीयों की जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। लेकिन उसी दरमियान वो चाहते थे कि ये प्रोसेस आगे बढ़े, मैं पुस्तक को लेकर लोगों के बीच में जाऊं, लोगों को समझाऊं। बट उसी दौरान मुंबई में क्या हुआ कि मुंबई में प्लेग फैल गया। अब प्लेग फैल गया तो इसकी ये भी आशंका थी कि वो प्लेग फैलता फैलता राजकोट में भी आ जाएगा। तो राजकोट में गांधी जी ने सबसे पहली बार उन्होंने ये कहा कि मैं वॉलंटरी तौर पर एज ए वॉलंटियर मैं गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। जैसे अब कोरोना के केस में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई राज्य के प्रत्येक नागरिक अपनी सेवाएं दे, तो वो ऐसा प्रावधान कर सकती है। तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें वॉलंटियर की ज़रूरत है, और गांधी जी ने खुद को समर्पित किया सेवा के लिए। अब देखिए इसी सेवा के क्रम में उनके क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी सेवा के क्रम में उन्हें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसके कारण उनकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तित हुई।
पहले गांधी जी ये सोचते थे कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा साफ़ सफाई से रहते हैं, अमीर लोगों को साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद है, उनके जो एरिया होते हैं, जो पॉश इलाके में जहाँ पर भी वो रहते हैं, तो वो थोड़ा अच्छी तरह से मेंटेन किए जाते हैं। बट जब ये प्लेग फैला और उस प्लेग को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो शौचालय है उनकी साफ़ सफाई रखी जाए, और शौचालय का जो उपयोग है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का यूज करें, खुले में शौच में ना जाएं। तो इस तरह के विचार गांधी जी की कमेटी जो बनी, गांधी जी उस कमेटी के एक मेंबर थे, तो उनकी कमेटी को यही काम करना था कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी थी और घर घर जाकर निरीक्षण भी करना था कि भाई शौचालय का मेंटेनेंस किस तरह से रखी जा रही है, उसके स्टैंडर्ड क्या हैं घरों में। तो अब गांधी जी बताते हैं कि जब हम लोग बस्तियों में गए या छोटी मोटी जगहों पर गए या जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, या एक उन्होंने स्पेशल कास्ट का भी नाम लिया, भंगी को आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक जो लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे और जो साफ़ सफाई का या जो पशु होते थे उनकी डेथ के बाद उनका चमड़ा वगैरह उतारने का जो भी काम करते थे, तो इस टाइप के लोगों को भंगी कहलाते थे, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि जब हम लोग उनकी बस्तियों में गए तो मेरे साथ कोई जाने को तैयार ही नहीं हुआ। पहली बात तो मेरे को ये महसूस हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में तो हम वैसे ही बोलते रहते हैं, यहाँ तो अपने मूल के लोग ही अपने मूल के लोगों से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। भाई बस्तियों में रहने वाले कौन है? भारतीय हैं। बस्तियों में जाने के लिए जिनको निरीक्षण करता है वो कौन है? वो भी भारतीय हैं। तो फिर भारतीयों से भारतीयों में आपस में कैसा भेदभाव? तो गांधी जी को समझ में आया कि ये चीज़ें तो जड़ों में, हमारा जो कल्चर उसकी जड़ों में बसी हुई हैं। इसको साउथ अफ्रीका में मैं देखता हूँ कि वो, क्योंकि मैंने फील की है तो इसलिए मेरे को दर्द होता, पेन हुआ, बट ये तो यहाँ पर हर रोज़ हो रही है। लेकिन गांधी जी ने फिर भी डिसाइड किया कि देखो और कोई जाए या ना जाए तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। लेकिन उनके एक साथी थे तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम दोनों चलते हैं। तो गांधी जी उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि हम आपके शौचालय का निरीक्षण करने आए हैं। तो उन लोगों ने पहली बार तो एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहने हुआ था और उनकी सोसाइटी, उनकी गांव गली मोहल्ले में आया था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बड़े सरप्राइज़ हुए कि कोई व्यक्ति पहली बार ऐसी जगह पे आया है जहाँ पर लोग वैसे भी नहीं आना पसंद करते। तो उन्होंने कहा कि साहब शौचालय वगैरह तो हम गरीब लोग अब कहाँ से लाएंगे और ना हम लोग यूज़ करते, क्योंकि हम लोग खुले में ही शौच वगैरह करते हैं, तो हमारे पास शौचालय की सुविधा तो है नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, शौचालय नहीं तो आप मेरे को अपना घर दिखा सकते हो। अब आप गरीब आदमी के घर में जाकर, जिसको पूरा समाज उसको अछूत समझता है, उसके घर में जाकर अगर आप ये बोल दो कि आप मेरे को अपने घर में एक बार दिखा सकते हो या पानी पिला सकते हो, तो आप समझ सकते हो ना कि उस कास्ट की नज़र में उस व्यक्ति की क्या वैल्यू हो जाएगी, उस कास्ट के लोगों की नज़र में उस व्यक्ति की क्या वैल्यू हो जाएगी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वे कास्ट वाले तो उसको भगवान समझने लग जाएंगे कि एटलीस्ट किसी आदमी ने हमारी सुध लेने का, हमारा जैसा बर्ताव करने का, हमसे प्यार से बात करने का कुछ तो प्रयास किया है। चुनाव में आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री वगैरह किसी गरीब के घर या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के घर में जाकर भोजन करते हैं। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों करते हैं। उसके रीजन, उसका मेंटलिटी यही होती है कि लोगों में ये हो जाता है कि भाई देखिए इस समाज में आकर, जिस समाज में लोग जिसको बहिष्कृत समझते हैं, लोग उनके घर में आना पसंद नहीं करते, सामान्य वर्ग के लोग, लेकिन इतना बड़ा आदमी हमारे घर में आकर एक रोटी खा के गया, पानी पी के गया, तो क्या चाहिए? तो वोट तो अपने आप ही आ जाएंगे, और ना केवल उस परिवार के आएंगे, उस पूरे समुदाय के आएंगे, उस पूरी कास्ट के आएंगे। यही पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। तो गांधी जी उनके घर गए। गांधी जी उनके घर को देखकर गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना साफ़ सुथरा घर, थोड़े बहुत बर्तन हैं, खाना बनाने का कुछ सामान है, बहुत थोड़ा सामान है, लेकिन दीवारें देखते हैं कि दीवारें रंगी हुई है, उस पर अलग अलग चित्रकारियाँ वगैरह उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। तो ये सब देखकर गांधी जी को बड़ा अचंभा हुआ कि इनको लोग कहते हैं कि इनके घर मत जाओ, इनको लोग कहते हैं कि इनसे दूर रहो, इनको छुओ मत, ये लोग अनटचेबल है। ये लोग तो इतने साफ़ सुथरे में रहते हैं।
अब जो भी गली मोहल्ला ख़राब है उसकी किसकी कमी है? वो गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट उनको सुविधा प्रोवाइड नहीं करा रही है। आप इंडिविजुअली लेवल पर उनके घर की बात करो तो उनका घर तो इतना साफ़ सुथरा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे हुआ। तो गांधी जी फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग जो अमीर घर के लोग, अमीर वर्ग के जो लोग हैं उनके घरों में गए। वहाँ पर हमने शौचालय वगैरह का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हालांकि शौचालय वगैरह अमीर घरों में हर किसी के घर में हमें पाया, वो ठीक है, बट हमने ये भी देखा कि उनके घर साफ है, बट उन्होंने अपने अगल बगल जानबूझकर सारा कूड़ा करकट अपने अगल बगल ही फेंक रखा है। क्योंकि मेंटलिटी का लेवल वो था कि अपना घर साफ होना चाहिए, पड़ोस में चाहे कितना ही कूड़ा करकट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि वही जो गरीब लोग थे, जो भंगी लोग थे, उन्होंने अपने आसपास भी जितना ज़्यादा हो सका उन्होंने साफ सफाई रखने का प्रयास किया। इवन गांधी जी जब कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग वैष्णो मंदिर में भी गए, जिसको पवित्रता का सूचक माना जाता है, तो हमने देखा कि मंदिर तो साफ है बिल्कुल, लेकिन मंदिर की पिछली दीवार जहाँ पर जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ता था उसको वहाँ पर फेंक दिया जाता था। तो वो आज के टाइम में चील कौओं का बसेरा बन चुका है। तो वो भी अपने आप में पूरा गंदगी का ही सूचक है। तो गांधी जी ने प्रयास किया कि ना केवल उसकी सफाई की जाए, बल्कि लोगों को ये जागरूक भी किया जाए कि भाई आप गंदगी ना फैलाइए, क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलता है। आप इसको आज के टाइम में 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, उसको स्वच्छ भारत अभियान से भी आप जोड़ सकते हो। इससे पहले भी 2004 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, उसमें भी सफाई एक इम्पोर्टेंट पहलू था। और एनडीए की गवर्नमेंट में जो 2014 में आई, उसमें फिर स्वच्छ भारत अभियान। आज के टाइम में हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि भारत एक ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री घोषित हो चुका है। मतलब खुले में कोई भी शौच करने का केस इंडिया में अब नहीं है, सबके पास शौचालय की पहुंच है। कितनी अच्छी बात है। मतलब हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए थे, शायद आज उनको हमारे लेवल तक पहुंचने में, ओपन डेफिकेशन का जो फ्री लेवल है उसको प्राप्त करने में शायद अभी 5 या 10 साल और भी लगे। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो आप, बाकी लेना नहीं चाहिए पाकिस्तान का और हमारा कोई कंपैरिजन है नहीं वैसे तो, बट कहने को ले सकते हैं। तो हम लोगों ने इस मामले में काफ़ी तरक्की की है ना। तो आज भी हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि ना केवल अपने घर को साफ रखें, अपने अगल बगल के इलाके को भी साफ रखने का प्रयास करें जितना संभव हो सकता है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर तो एक आदमी की कुछ सीमाएं होती है, वो उससे बाहर काम कर भी नहीं सकता, है ना, नहीं कर सकता, उसकी कुछ लिमिटेशन है। बट जितना हो सके उतना कीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट को आप कहिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाइए। नगर पालिका है, नगर निगम है, पंचायत लेवल में है, तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट कराइए कि हमारे यहाँ पर आप साफ़ सफाई का प्रबंध कराइए, तो हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। इसके साथ ही साथ एक और आप उसको कह सकते हो कि एक और माहौल बना हुआ था कि भारत में जो विक्टोरिया रानी थी उसको भारत आना था। तो रानी के आगमन के लिए भी बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही थी। तो उस कमेटी को भी काम सौंपा गया कि भाई आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग पूरे इलाके में वृक्षारोपण कीजिए। अब गांधी जी ठहरे रेबेलियन टाइप के आदमी, विद्रोह कर देते थे कभी भी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग वृक्षारोपण सजावट के लिए या दिखावे के लिए कर रहे हो तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ। अगर आप करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप वैसे ही वृक्ष लगा दोगे और फिर छोड़ के चले जाओगे, कोई उसकी देख रेख करने वाला नहीं है, तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ, चाहे कोई आता है या नहीं आता है। तो इसीलिए गांधी जी ने फिर कहा कि मैंने तो अपने लेवल पर जो पेड़ लगाए, मैंने उनकी देखभाल की और लगभग उनकी जितना वो बड़े हो सकते थे मैंने उनकी सुरक्षा की। तो उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, कोई भी उनके सामने सिचुएशन हो। उन्होंने कभी डरे नहीं कि भाई मैं रानी के विरुद्ध हूँ या मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं, जो है सो है। ये अच्छी काबिलियत है, ये आपको भी सीखना चाहिए। तो इसके बाद राजकोट से वो मुंबई चले गए। मुंबई में, क्योंकि मुंबई उस टाइम पे, आज भी है, मुंबई उस टाइम पे इकोनॉमिकल कैपिटल थी, अच्छा खासा वहाँ पर काम होता था, सारा का सारा सिस्टम था, बड़े बड़े आदमी वहाँ पर रहते थे, बड़े बड़े बैरिस्टर, वकील, अधिकारी वगैरह वर्ग, तो सब मुंबई में अच्छा था।
आप कह सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक प्रकार से केंद्र, एक हब बोल सकते हो, मुंबई उस टाइम पे था। तो मुंबई गए गांधी जी। तो गांधी जी चाहते थे कि अफ्रीका में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके प्रति लोगों के अंदर एक फीलिंग पैदा हो, एक भावना पैदा हो, एक मत पैदा हो। इसी संदर्भ में उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की जस्टिस रानाडे से, एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे से बात की। उसके बाद उन्होंने जो बदरुद्दीन तैयब जी थी, जो फेमस वकील थे, जिनकी लोगों के बीच में एक पैठ थी, जिनकी लोगों के बीच में एक पहचान थी, लोग उनको सुनते थे। गांधी जी का पर्पज़ क्या था कि वो इस विषय को लेकर कुछ भाषण वगैरह दें, जिससे लोगों में इस प्रकार इस मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता आए, और वही गंभीरता का परिणाम ये हो कि वो मुद्दे अखबारों में छपें, उनके ऊपर पुस्तकें लिखी जाए, ताकि जनमानस भी जागरूक हो और वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सके। गांधी जी का ये प्रयास था। और गांधी जी ने पहले रानाडे सर से मुलाकात की, फिर उसके बाद आपके तैयब जी से मुलाकात की। लेकिन उन दोनों ने खुद ये स्वीकार किया कि अगर आपको चाहते हो कि इस मैटर को लेकर कुछ बड़ा हो सके तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको फिरोज शाह मेहता से मिलना पड़ेगा। क्योंकि फिरोज शाह मेहता का उस टाइम पर लोगों के बीच में एक अलग इम्पैक्ट था। मतलब जो आगे चलकर गांधी जी का हुआ वही इम्पैक्ट एक टाइम पर फिरोज शाह मेहता का लोगों के बीच में था। लोग उनको ईमानदार, एक तेज तर्रार वकील मानते थे, जो गरीबों के लिए भी फाइट करते थे। तो गांधी जी ने, ठीक है, तो गांधी जी ने टाइम मांगा कि चलिए मैं मिलता हूँ एक बार फिरोज शाह मेहता जी से। तो फिरोज शाह मेहता ने भी उनको बिल्कुल प्यार से बुलाया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात जायज़ है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल जायज़ है, मैं भी इससे सहमत हूँ। तो एक काम करते, एक सभा बुलाते हैं। और फाइनल हुआ कि एक सभा बनाई जाएगी, लेकिन उस सभा से पहले, एक दिन पहले आप मेरे पास आइए, आप मिलिए मेरे से, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कैसा क्या करना, ठीक है ना। तो इन सब के बीच में तो वहाँ पर उनकी फिरोज शाह मेहता से मुलाकात हुई, वो चैप्टर वहीं पे ख़त्म है। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि जो मेरी बहनोई हैं, मेरे बहन के जो पति हैं, तो वो भी मुंबई में रहते थे। तो मुंबई में रहने के कारण उनकी जो तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन, और ऐसी कंडीशन थी कि उनके बचने के जो चांसेस थे वो बहुत ही कम थे। तो गांधी जी ने अपनी बहन को साथ लिया, अपने बहनोई को साथ लिया और वापस राजकोट आ गए। देखिए, इंसान है, इंसान हमेशा अपने रिलेशंस, अपनी जिम्मेदारियों के साथ हमेशा घिरा रहता है। वो भले ही सोशल वर्क करता है, भले ही वो एक समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहता है, बट उसके साथ साथ उसकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है वो भी साथ साथ चलती रहती है। तो इसकी सीख हमें गांधी जी से लेनी चाहिए कि किस तरह से सामाजिक जिम्मेदारियां और आपकी निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को किस तरह से संतुलन करके निर्वहन किया जा सकता है। तो वो अपने साथ अपने बहनाई को राजकोट ले आए। तो राजकोट में लाने के बाद गांधी जी ने पूरी मन से उनकी सेवा की, और इवन पूरे परिवार को भी उनकी सेवा में लगा के रखा। अब घर वाले मना भी नहीं कर सकते थे, भले ही वो करना चाहते हो या ना चाहते हो, घर वाले मना भी नहीं कर सकते, तो वो भी लगे रहे। किसी ने कुछ बोला नहीं गांधी जी को, लेकिन सब लगे रहे। लेकिन अंत में जो भगवान की इच्छा थी वही हुआ और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस तमाम वाक़या में गांधी जी को ये फील हुआ कि मैंने जो सेवा की वो तो ठीक है, वो अपने लेवल पर मैंने की, लेकिन मैंने जो परिवार से सेवा करवाई है वो कहीं ना कहीं रोंग है। क्योंकि अगर आप खींचतान करके या दिखावे के लिए या लोक लिहाज के लिए आप किसी की सेवा करते हो या करवाते हो तो उसको सेवा नहीं माना जाएगा। क्योंकि सेवा हमेशा निस्वार्थ होती है, उसके पीछे कोई भी आपका स्वार्थ छिपा नहीं होता, उसके पीछे आपकी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं होती है, आप दिल से करते हो। जैसे अभी हम लोग प्लाज्मा डोनर की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा डोनर के लिए अब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही है कि भाई हम आपको घर से पिकअप करेंगे, आपको आने जाने का खर्चा भी देंगे, आपकी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा, आपको खाने पीने की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराएंगे। तो गवर्नमेंट ये इंसेंटिव दे रही है। बट अगर किसी को प्लाज्मा डोनेट करना है और वो बिना किसी निस्वार्थ के करना, तो उसके लिए ये सारे के सारे इंसेंटिव बहुत ही छोटे हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट किराया दे रही है या नहीं दे रही है, खाने को दे रही है या नहीं दे रही है। वो खुद अपने पैसे खर्च करके ही जाएगा और प्लाज्मा को डोनेट करेगा। ये है निस्वार्थ सेवा।
मतलब उसमें केवल और केवल उसका उद्देश्य है कि भाई मैं जितना ज़्यादा हो सकूँ मैं दूसरे इंसानों की मदद कर सकूँ, बस। इसमें इंसेंटिव लेने की या देने की कोई भी बात नहीं है। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि भी प्लाज्मा डोनर जो भी लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, हम उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं तो खुद अपील करता हूं लोगों से कि जिनको भी कोरोना पॉजिटिव, अब कोरोना से जो फाइटर लड़के आए हैं और जो कोरोना पर जिन्होंने जीत हासिल की है, वो अपने प्लाज्मा को जितना ज़्यादा डोनेट कर सकें। प्लाज्मा का मतलब क्या, ब्लड ही तो डोनेट करना है। आपके ब्लड में वो एंटी बॉडी क्रिएट हो चुके हैं जो कोरोना से फाइट कर लेंगे, बस वही तो डोनेट करना, उसमें क्या बड़ी बात है। तो जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं प्लीज़ समझिए, इस चीज़ को फैलाइए, लोगों को समझाइए कि प्लाज्मा डोनेट करना ना केवल मानवता के लिए उपयोगी है बल्कि हमारी पूरी की पूरी ये जो इकोनॉमी है उसके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग इससे रिकवर करेंगे कोविड-19 से, उतनी जल्दी देश दोबारा विकास की पटड़ी पे आएगा और वो सबके लिए बेनिफिट देगा, है ना। काम धंधे किसी एक को बेनिफिट नहीं देते, वो सबको देते हैं। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा की जा रही है तो वही सेवा मानी जाएगी, उसके अलावा तो फिर दिखावा है, छल है। तो अपने बहनोई की अंतिम यात्रा संपन्न हुई, उसके बाद ही उनको अगले दिन ही मुंबई जाना था। अब उनको भाषण भी देना था, तो एक दिन पहले वो फिरोज शाह मेहता से मिले, क्योंकि मुंबई में उन्होंने डिसाइड किया कि सभा होगी, उसमें भाषण देना है। तो फिरोज शाह मेहता ने कहा कि आप अपना भाषण लिख के लाए हो। अब भाषण कैसे लिख के लाए, उनका तो सारा दिन और सारा जो पिछला टाइम है वो इन्हीं सब चीज़ों में निकल गया। तो उन्होंने डरते डरते कहा कि नहीं, मैं भाषण वगैरह तो नहीं लिख के लाया हूँ। तो उन्होंने गांधी जी को टाइम दिया कि आप क्या आज रात तक लिख लोगे या नहीं लिख लोगे। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा, मैं पूरा प्रयास करता हूँ, आप अपने मुंशी को भेज दीजिएगा, मैं उसको रात को 11 बजे भाषण दे दूँगा। लेकिन गांधी जी का थॉट ये था कि मैं मुँह जुबानी अपने मन से ही बोल दूँगा भाषण मेरे को अगर देना है। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने कहा कि बोलने वाले शब्दों से बढ़कर जो लिखे हुए शब्द हैं उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आप जो भी भाषण लिखेंगे उसको हूबहू वैसा का वैसा समाचार पत्रों में हम लोग प्रिंट कराएंगे, वो लोगों के पास जाएगा और उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। क्योंकि उस टाइम पे कोई व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह तो कोई ऐप होती नहीं थी कि उसकी वॉइस रिकॉर्ड की और लोगों तक पहुँचा दी। तो उस टाइम पे तो लिखित काम चलता था, इसलिए मेहता जी ने उनको सलाह दी कि आप ये सब कीजिए। देखिए यही नॉलेज होती है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, उसकी यही पहचान होती है। उन्होंने गांधी जी को समझाया कि आप अभी जो भी कर रहे हो कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप कह रहे हो कि मैं मुँह जुबानी दे दूँगा भाषण, बिल्कुल दे दोगे आप, आपके अंदर काबिलियत है, बट आपकी जो मुँह जुबानी भाषण देने की जो इम्पैक्ट है वो चुनिंदा लोगों पर ही होगा जो सभा में है। इससे बाहर समाचार पत्र वाले तो अपनी मर्जी से जो भी शब्द डालने होंगे, जो भी निकालने होंगे, उसमें मिर्च मसाला डालने के लिए कुछ भी लिख देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रिंट करवाइए, आप हूबहू मेरे को लिख के दीजिए ताकि हम उसको प्रिंट करा सकें। तो गांधी जी ने फिर वैसा ही किया। लेकिन जब वो भाषण बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर वही बात, गांधी जी की अब तक झिझक खत्म ही नहीं हुई थी। इवन वो अपना पढ़ा लिखा हुआ भाषण भी नहीं बोल, अपने लिखा हुए भाषण को भी नहीं पढ़ पा रहे थे, उनकी झिझक खत्म नहीं हुई थी। फिर तो फिरोज शाह मेहता ने कहा कि ऐसा है, आप बैठ जाइए। और फिर फिरोज शाह मेहता ने मंच संचालन किया और उन्होंने खुद ब खुद गांधी जी का भाषण पढ़ा। तो देखिए ये है बड़प्पन की बात। वो कहते हैं ना कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो फिरोज शाह मेहता एक बड़े आदमी थे, उनका महान पर्सनैलिटी थी, उनका व्यक्तित्व तो महान था। उसी का आप लोगों ने नमूना देखा कि उन्होंने गांधी जी का भाषण पढ़ा। वो गांधी जिसको उस टाइम पर चुनिंदा लोग जानते थे या शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन फिरोज शाह मेहता अपने आप में किंग थे। बैरिस्ट्री की फील्ड में किंग थे, सोशल एक्टिविटी की फील्ड में उनको लोग पहचानते थे, उनके नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते थे। और क्या चाहिए। तो फिरोज शाह मेहता ने वो भाषण पढ़ा। उसके बाद गांधी जी मुंबई में ही कुछ रुके और मुंबई में रुकने के क्रम में उनको अपने एक दोस्त जो उस टाइम पे उनके साथ लंदन में बैरिस्ट्री कर रहे थे, उनसे मिलना हुआ। पेशंत जी पादशाही, एक पारसी थे ये, उनसे मिले
लेकिन उस टाइम पर गांधी जी को ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि जब गांधी जी ने उनको बताया कि साउथ अफ्रीका में ये हो रहा है, तो आपका क्या विचार है। तो उन्होंने बड़ा गांधी जी का क्रिटिसिज्म किया और खुल के बोले। उन्होंने कहा कि यार तुम कहाँ साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हो और कहाँ तुम साउथ अफ्रीका में अपने लिए अवसर खोज रहे हो। यहाँ क्या कम काम है, यहाँ क्या कम डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ क्या कम भेदभाव है, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, आपकी धन की जो स्थिति है उसके आधार पर यहाँ भी लोगों से भेदभाव किया जाता है। आप कहाँ साउथ अफ्रीका में आंदोलन करने की बात कर रहे हो। यहाँ के हालात तो ठीक कर लो आप, है ना। मतलब ये है कि भाई आपके घर में तो झगड़े हुए रखे हैं और आप कहते हो कि मैं तो पंचायत में जाकर दूसरों के फैसले करवाऊंगा। पहले आप अपने घर को मामला ठीक करो। तो लेकिन गांधी जी का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, तो ये गांधी जी की मानता थी, तो गांधी जी ने उसको बिल्कुल खुशी खुशी स्वीकार किया कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। वरना आज के टाइम में तो पता नहीं हिस्ट्री से बातें उठा के ले आते हैं कि आपके नेता ने वो कहा था, आपके इस नेता ने ये कहा था। आज के टाइम में तो क्रिटिसिज्म करना ही एक प्रकार से एंटी नेशनल एक्टिविटी हो गया है। क्रिटिसिज्म करना कभी भी देशद्रोह नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं होता। क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप किसी की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर रहे हो क्रिटिसिज्म करके, और इससे ज़्यादा क्या है। कल को आप अधिकारी बनोगे तो आपके ऊपर भी अधिकारी के ऊपर भी अधिकारी बैठे, वो आपसे सवाल पूछेंगे तो वो आपका क्रिटिसिज्म भी करेंगे, आपको प्रेज भी करेंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे। अगर आप गलत काम करोगे तो उसमें गलत क्या है। या सब कुछ अच्छा ही चलता रहे कि भाई मैं हूँ तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, मेरे को कोई गाली नहीं देगा, मेरी कोई बुराई नहीं करेगा। एक्चुअल में समस्या यही होती है ना कि इंसान अपने मन में ही अपनी एक छवि बना लेता है कि मैं जब समाज में जाऊंगा तो मेरे को लोग इस तरह से ट्रीट करने चाहिए, और फिर उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग तो समाज है नहीं। इसलिए जब वो समाज में जाता है तो लोग उसको फिर गालियाँ देते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो फिर उसको बुरा लगता है कि यार ये कैसा समाज है। भाई समाज में प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने आप को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ लिया है। आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हो, ठीक है ना। तो अपने लिए समाज, अपने लिए आप खुद फैसला मत लीजिए, समाज के ऊपर छोड़िए, वो बताएगा आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अपने आप में तो सबको ठीक ही लगता, अपने आप में तो रावण भी ठीक था, अपने आप में तो हर कोई जो भी नेगेटिव कैरेक्टर है वो सभी ठीक थे अपने आप में, ठीक है ना। बट सोसाइटी डिसाइड करती है। तो गांधी जी को उनकी बात ठीक लगी, उनका क्रिटिसिज्म ठीक लगा, बट गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। गांधी जी ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी मैं इतना मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं भारत में इस डिस्क्रिमिनेशन को या अंग्रेजी गवर्नमेंट को समाप्त कर सकूँ। पहले मेरे को चाहिए कि मैं जहाँ पर हूँ मैं उस कंडीशन को सुधार करूँ। तो इसके बाद गांधी जी ने कहा कि इसके पीछे मेरा एक और भी उद्देश्य था। गांधी जी का पहले भारत की आज़ादी में या भारत के स्वतंत्रता में या भारत के स्वराज में इस तरह के विचारों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो क्यों नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि भारत में मेरे जैसे बैरिस्टर के लिए कोई जगह है नहीं। या तो नामी गिरामी पहले ही बैरिस्टर है, मेरा काम धंधा यहाँ चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में लेकिन मेरे को लोग ज़्यादा जानने लगे हैं, मेरी थोड़ी पहचान हो गई है, मेरा थोड़ा नाम हो गया, तो धीरे धीरे शायद मैं वहाँ पर वो स्टेटस हासिल कर लूँ जो मैं इंडिया में नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए उन्होंने एक मन में ये भी बनाया कि मैं साउथ अफ्रीका में रुक जाता हूँ, यहीं पर मैं अपना काम धंधा जो भी है यहीं पर सेट कर लेता हूँ। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, जहाँ पर जिस ग्रुप में हमें तारीफ मिलने लग जाती है हम उसी ग्रुप का मेंबर बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे ग्रुप में जाए, पता चला वो हमारी वहाँ पर बुराई कर दे, हमारी कमियाँ हमें बता दें। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस ग्रुप में हमें तारीफ मिल रही है हम उसी में रहें। तो गांधी जी भी चाहते थे कि जहाँ पर अच्छा मामला सेट है, आराम से काम चल रहा, तो क्यों ना वहीं पर रहा जाए। तो अब की बार 1906 से उसके बाद जब भी वो वापस गए, 2 साल इंडिया में रहे, उसके बाद जब उन्होंने वापस जाने का डिसाइड किया तो अब की बार वो अपने पूरे परिवार को भी साथ लेके गए, अपनी पत्नी अपने बच्चों को भी साथ लेके गए कि अगर वहाँ पर ही सेट हो जाता मामला तो वहीं रह लेंगे, यहाँ क्या दिक्कत है हमें।
ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी अपने परिवार को साथ लेकर वापस साउथ अफ्रीका चले गए हैं, ठीक है ना। तो आज की आपका लेक्चर में इतना ही है। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि साउथ अफ्रीका में अपने परिवार को लेके गए हैं तो परिवार के सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं, उससे कैसे निपटते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, भारत में उसको किस तरह से देखा जाएगा, भारत में गांधी जी का अप्रेजल किया जाएगा, उसका क्रिटिसिज्म किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। किसी ने कल मुझसे पूछा, परसों मैसेज था व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझसे कहा कि सिंपल कहा कि सर जो ये धर्म से रिलेटेड जो पादरी वगैरह हैं या पुजारी हैं या मौलवी हैं, इनमें और जो उस टाइम के जो संत हैं, जैसे हमारे समाज में संत होते हैं, वहाँ पर मुस्लिम समाज में पीर होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब संत में और पुजारियों में क्या डिफरेंस होता है। मोटा मोटा ये क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैंने उनको कहा कि सिंपल एक अंतर होता है, बस कोई अंतर नहीं होता। पुजारी वो होता है व्यक्ति जो अपने आप को पवित्र दिखाने का प्रयास करता है, जो अपने आप को आडंबरों से घेरे रहता है, जो अपने आप को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करता है दूसरों के सामने कि दूसरे उसको फॉलो करें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। आप देखोगे उनके कपड़े बिल्कुल क्लीन है, नीट है, प्रेस वगैरह अच्छी तरीके से है, टीका लगाया हुआ है, माला है, हाथ में जपते रहेंगे, मतलब सारी वो चीज़ें जिससे लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। बड़ी शालीनता से आपसे बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से, आपको लगेगा यार कितना पेशेंस का आदमी है। लेकिन जो संत होते हैं ना, संत को इन आडंबरों से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं तो फटे हुए हैं, उनके पास कोई अनुयायी आए या ना आए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना तो आडंबर दिखाते, ना वो माला जपते हैं, ना वो कोई नहाना विश्वास इस तरह की, मतलब कोई भी आडंबरों में वो लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास रियल नॉलेज है, क्योंकि उनके पास रियल नॉलेज है ना। मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ। निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह है निजामुद्दीन औलिया की, सूफ़ी संत माने जाते हैं। तो जब निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी उनकी चर्चा हुई, उनकी प्रसिद्धि हुई, तो बहुत सारे आदमी उनके एज ए अनुयायी बनने के लिए आ गए। रोज़ उनके घर के बाहर या उनकी दरगाह जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ उनके बाहर खड़े होके कि इनकी जय हो, विजय हो, ये वो हमेशा अमर रहे, ये करे वो करे। तो एक दिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि यार ये तो गलत है, ये लोग अनुयायी तो नहीं है, ये लोग तो पाखंडी हैं, ये लोग मेरे नाम पर ही प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि चलो ठीक है, एक दिन दिल्ली की सैर कराते हैं। तो दिल्ली की सैर कराने के लिए अपने सब अनुयायियों को, जितने भी थे उनको लेकर वो दिल्ली की सैर करने के लिए निकले। अब वो ठहरे संत आदमी, उनको दुनियादारी से या आडंबरों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आज वैश्यालय में चलते हैं। सुनना आप इस बात को, उन्होंने डिसाइड किया कि आज वैश्यालय में चलते हैं। तो बहुत सारे जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि यार ये एक ऐसा संत है जो ऐसी जगह पे जाने की बात करता है जिसको समाज धिक्कारता है। तो आधे से ज़्यादा तो उसी टाइम पर अलग हो गए, ये कैसा संत है। लेकिन कुछ ने विश्वास किया कि अगर कर रहे होंगे तो कुछ ठीक ही कर रहे होंगे औलिया साहब, चलते हैं साथ में। शायद उनको लगा कि मानवता की भलाई के लिए कुछ ऐसा करेंगे वहाँ पर जाकर जिससे उन स्त्रियों का भी भला हो जाएगा। लेकिन औलिया साहब गए और औलिया जी ने कहा कि भाई ठीक है, आज रात यहीं रुकेंगे। और उन्होंने एक स्त्री को बुलाया और उन्होंने कहा कि आज मैं आपके साथ यहीं रहने वाला हूँ, तो आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था कीजिए ऊपर रूम में, और ये सब लोग यहाँ पर नीचे रहेंगे। तो उस स्त्री को भी बड़ा अचंभा हुआ। पहले तो उसने पैर पकड़ लिया कि मेरा तो जीवन ही सफल हो गया कि आप हमारे यहाँ आ गए हो, क्योंकि सबको पता है कि निजामुद्दीन औलिया क्या है। तो फिर निजामुद्दीन औलिया ने उनका कहा कि नहीं, आप नॉर्मल बिहेव कीजिए, आप ऊपर रखिए सारी चीज़ें, आज ऊपर ही मैं आपके साथ ही टाइम स्पेंड करने वाला हूँ।
तो वो ठीक है। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि आप नीचे रहिए। अब अनुयायियों के मन में बातचीत वही, उनके मन में बहुत सारे डाउट कि ये कैसा संत है, ये तो एक स्त्री के साथ इस तरह की चीज़ें हैं, गलत है, सही है, इस तरह के उनके मन में विचार आने लगे। तो सुबह जब हुई तो वापस जब निजामुद्दीन औलिया साहब नीचे आए तो उन्होंने देखा कि केवल एक व्यक्ति खड़ा है और सारे के सारे अनुयायी गायब। उस व्यक्ति का नाम था अमीर खुसरो। तो निजामुद्दीन ने कहा, औलिया साहब ने कहा कि आप क्यों नहीं गए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे को पता है, मैं संत में और पुजारी या मौलवी में अंतर को समझता हूँ। मेरे को पता है ये आपने क्यों किया है। आप देखना चाहते थे कि लोग जो सच में मेरे अनुयायी हैं भी या नहीं हैं, ठीक है ना। तो जो संत वगैरह लोग होते हैं ना, वो आडंबर नहीं करते हैं। ये तो पुजारियों के मौलवियों के चोचले होते हैं, आपको कहेंगे कि इतना बड़ा दाढ़ी रखो या माला जपो या कुछ करो, वो करो, ये करो। नहीं, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, तो वो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे। हम लोग पुजारियों के पास जाते, नौकरी नहीं लग रही है, संतान पैदा नहीं हो रही। अब पुजारी या मौलवी कोई संतान पैदा करके थोड़ा देगा। अब आप लोग देखो ना, हम कैसी डिमांड लेके जा रहे हैं उनके सामने। वो हमको फिर ट्रीट भी वैसे ही करते, कुछ ताबीज़ दे देंगे, कुछ भभूत दे देंगे, कुछ राग दे देंगे कि ये लो, इससे काम हो जाएगा। अब वो काम शायद होना ही होता है, वो अपने आप ही होना होता है, तो वो खुद ब खुद हो जाता है। और उसमें फिर पता चला लोगों के कारण जो पुजारी वगैरह ने जो सामान दिया उससे कुछ इम्पैक्ट हो गया, तो लोग वाह वाह करने लग जाते हैं। संत वगैरह आपको कभी ये चीज़ें नहीं कहेंगे। वो आपको सिर्फ एक चीज़ देंगे, वो देंगे ज्ञान। वो देंगे आपको आत्मबोध का ज्ञान, आपकी आत्मा को पहचानने का ज्ञान, जिससे आप खुद की पहचान कर सकते हो। और जिस व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का, अपनी कमियों का खुद एहसास है, उसके लिए फिर दुनिया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, कुछ नई नई चीज़ें सीखिए, कहानी वगैरह पढ़िए खूब, बड़े बड़े संतों की, महात्माओं की, व्यक्तियों की, पर्सनैलिटीज़ की, ताकि कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।